हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट द लेगेसी हिमसेल्फ द सीईओ ऑफ इत्तेहाद ग्रुप शेख शुजा खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एवज़ शुजा भाई, इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड माय टीम टू हैव यू ऑन बोर्ड, और आप प्लेज़र आए और प्लेज़र इज़ ऑल माइन। आपने टाइम निकाला। और इट इज़ ऑल्सो एन ऑनर कि हम आपका आज बर्थडे सेलिब्रेट भी कर सकें हमारे साथ। इट वाज़ अ वेरी प्लेजेंट डे फॉर थैंक यू अस। सो मच। क्या भाई, तो बेसिकली द मोटो ऑफ द शो इज, या मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। पीपल फ्रॉम सेल्स आर वेरी इंस्पायर्ड आपकी जर्नी से। मैं थोड़ा सा उसके बाद बताऊंगा भी कि वो सेल्स को लेके और आपकी जो पोजीशनिंग रही है उसमें बड़ा है, तो वो दे वांटेड टू आस्क समथिंग, और वो उस इंस्पिरेशन को समझना चाह रहे थे कि कैसे हुआ। और नंबर टू इज़ कि ये वो लोग हैं, ये वो टीम है जो बेसिकली जो एंड यूजर्स और एंड क्लाइंट्स हैं हमारे, उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद, क्योंकि आप लोगों की रूटीन इस तरह की है, मामला है कि आप लोग अप्रोचेबल उस तरह नहीं हो पाते, लोग डायरेक्टली अपने क्वेरीज नहीं पूछ ठीक सकते, है। तो वो लोग उसको डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं। लेट मी स्टार्ट अ बिट। आई हैव अ स्मॉल बायोडाटा जिसमें हमने प्रीवियसली शुरू किया कि शेख शुजा खान साहब हु बिलोंग्स टू डेरा इस्माइल खान, इफ आई एम राइट। हाँ जी, डेरा और इस्माइल खान से भी आगे टांग। सेकेंडरी एजुकेशन आपने वहाँ से ली। यस। उसके बाद समवन बिलोंगिंग फ्रॉम देयर, फिर वो आता है 2001 के अंदर आई अस्करी बैंक ज्वाइन आई किया। जॉइंड ठीक आइसोल है, में। आप बैंकिंग में गए, बैंकिंग के बाद यूनिलीवर। यूनिलीवर एफएमसीजीज में गए, फिर गुड। आप टेलीकॉम में चले गए। 9 साल टेलीकॉम का एक बड़ा लंबा टाइम था ना कंपनी का। और आजकल तो वैसे हम जो कहते हैं ना, आजकल की जनरेशन है, ठीक है, वो तो 6 महीने के बाद कहती है कि नेक्स्ट। हाँ। ठीक है, तो वो 9 साल एक कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद एचबीएल, फिर बैंकिंग में आए, फिर हम जोंग में गए, और उसके बाद 2017 में यू जॉइन रियल एस्टेट, ज़मीन.com। ज़मीन.com। और रियल एस्टेट के बाद 2023 के अंदर इत्तेहाद टाउन ट्रू। एज द सीईओ। और हम वैसे बोलते हैं कि जब इत्तेहाद टाउन का टाइम चेंज होना शुरू हुआ, ट्रेंड्स चेंज होना शुरू हुए, और आज इत्तेहाद टाउन इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल अल्हम्दुलिल्लाह। एस्टेट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। की मेहरबानी और आप लोग जितने भी दोस्त हैं उनकी मेहनत से है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बाकी आई हैव अ क्वेश्चन इस चीज़ में। जी। मतलब मैं गुलरेज भाई का भी बैकग्राउंड देख रहा था, वो टेलीकॉम में रहे, जो ग्लोबल हेड ऑफ सेल्स रहते हैं टाउन के। फिर मैं डिफरेंट डेवलपर्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हेड ऑफ सेल्स हैं, डायरेक्टर लेवल के बंदे हैं, जितने भी रियल एस्टेट में आजकल मैं लोगों से मिल रहा हूँ जो कहते हैं पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम टेलीकॉम। हाँ। एक चीज़ ये मुझे ना समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन टेलीकॉम एंड रियल एस्टेट। ये सारा टेलीकॉम जो है वो अब रियल नहीं, एस्टेट में क्यों कन्वर्ट हो बैठा है? इसका ना एक बेसिकली मुझे याद है जब मैंने ज़मीन.com जॉइन किया था तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप मल्टीनेशनल या टेलीकॉम से उठ के और एक प्राइवेट, और उस वक्त ज़मीन के टोटल एम्प्लॉयज़ भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, तो रियल एस्टेट वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इवन मैंने जब जॉइन किया था तो लोग मुझे कहते कि यार तू पटवारी बन गया है। सो मुझे याद है जब मैंने 2017 में ज़मीन.com जॉइन किया था तो उस वक्त क्योंकि मैं सीनियर पोस्ट पे था टेलीकॉम में, और मेरे ऑलरेडी मैं उस वक्त तक तकरीबन कोई 18-19 साल मेरा करियर डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डाइवर्सिफाई इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम किया हुआ था। सो वो एक होता है कि आपको कुछ लोग जो आपके जूनियर होते हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, हम्म। और जहाँ पे आप रोल मॉडल होते हैं, सो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह, वाइज, करियर ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह, वाइज टेलीकॉम अल्हम्दुलिल्लाह। में भी मैं अच्छी पोस्ट और हुँ। अच्छी पोजीशन पे रहा हूँ। नहीं, आप सारी जगहों पे रीडिंग रहे हैं, मैं देख रहा था, बस माशाल्लाह, वही ऐसे ही है, अल्लाह माशाल्लाह, का हाँ। शुक्र है। सो वो लोग जो मेरे से जूनियर थे वो ऑब्वियसली मुझे देख रहे थे, और उनका जो ये मेरा जो चेंज था करियर में, ये बहुत बड़ा एक मैंने डिसीजन लिया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज को छोड़ के एक नेशनल कंपनी में जाना, और वो भी रियल स्टेट। तो मुझे बड़े गंदे गंदे कमेंट्स भी मिले कि यार तुम, मतलब जो आपके बड़े क्लोज दोस्त होते हैं उन्होंने हुँ, बड़ा इस चीज़ को नेगेटिव लिया कि यार ये तुम अपने करियर के साथ ज्यादती कर रहे हो। हुँ, सो वो जो पॉइंट था उससे बहुत सारे लोग मेरे साथ रियल स्टेट ज़मीन.com में आए थे। मुझे याद है कि कम से कम 150 से 200 लोग मैं टेलीकॉम से और बैंकिंग से उठा के टॉप, मतलब डिपार्टमेंट्स के हेड्स में लेके आया था। सो वहाँ से चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि 2-3 साल के बाद वहाँ पे फिर डेवलपर्स भी मेरे साथ, क्योंकि हमारा मॉडल वहाँ पे ये था कि हम प्रोजेक्ट्स को कंसीव करते थे एंड उसके सेल्स एंड मार्केटिंग, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हम नहीं भी ऑन बोर्ड कर पाते थे तो उनको फिर रिसोर्स चाहिए होता था। तो हुँ, कहते थे कि यार कोई अच्छा रिसोर्स दें। सो टेलीकॉम के जितने भी मैंने अपने कोलीग्स देखे थे या अभी भी हैं, दे ऑल आर गो गेटर्स। उनको आपने ये नहीं बताना कि वहाँ पे बगैर सिग्नल के भी हम सिमें भेज देते थे। टावर लग रहा है, आप खरीद लें, बाद में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय गो गेटर स्पेसिफिकली? गो गेटर्स मीन कि जब आप उनको कोई टास्क दे देते हैं ना, अच्छा,
तो आपको उनको बताना नहीं पड़ता कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपने टास्क दे दी, वो एग्जीक्यूट खुद कर देते, गेम प्लान वो खुद दे देंगे। खुद बनाते हैं। तो वो उस इसीलिए वो गो गेटर हम उसको कहते हैं कि हमारे टेलीकॉम में मैं कह रहा हूँ कि सिग्नल के ना होने के बावजूद भी वो बेच देते थे। नंबर 2, हम कहते हैं कि वो कल का अखबार भी आज बेच सकते हैं। अच्छा। सो उनके लिए सेल करना प्रॉब्लम नहीं होता था। अच्छा, फिर टेलीकॉम के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी थी, 9 टू 9 वाली जॉब थी कि अगर 9 बजे आप ऑफिस आ गए ना तो जाने का कोई टाइम नहीं है। और वहाँ से फिर आप जब एक ऐसी इंडस्ट्री को लेते हैं जो कि आपके लिए नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको गो गेटर भी होना चाहिए, आपको टाइम की रिस्ट्रिक्शन भी ना हो। सो इस वजह से जो मुझे लगता है इसमें मेरा अपना भी बड़ा मैंने कंट्रीब्यूट किया कि रियल स्टेट में टेलीकॉम और बैंकर्स को मैं कम से कम 500-600 बंदों को तो मुझे पता है कि मैंने इस इंडस्ट्री में लेके मैंने क्या मतलब अल्लाह ताला रिस्क देते हैं, बट आप एक डायरेक्शन या कोई ना कहीं आप लिंक बन जाते हैं। मुझे याद है कि बहुत से दैट लोग मीन्स इस इंडस्ट्री को थोड़ा इनोवेट करने में या फिर इसके डायनामिक्स को थोड़ा सा चेंज करने में, ऐसे ही है। कि वो जो एक इमेज थी, हम जब अपने टाइम में, कि मैं तो आपसे बड़ा एज में छोटा भी हूँ तो मैं ये देख रहा था कि हमारे टाइम में हम देख रहे थे जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हम जिनको कहते हैं, वो चाचा सड़के बैठा है, कॉटन का सूट पहना हुआ है, वो है। उससे टुवर्ड्स अ कॉर्पोरेट रियल एस्टेट पढ़े लिखे बंदे जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जो लोग जिन्होंने रियल एस्टेट एक्सप्लोर किया वो लोग बहुत डिफरेंट बहुत थे। मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें ना एक और चीज़ थी कि लोगों के पास ना टेक्नोलॉजी यूज़ करने का उस तरीके से इस इंडस्ट्री में इतना वो नहीं था। हम्म सो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब ये नया शिफ्ट आया था, जिसके अंदर टेलीकॉम और बैंकर्स आए थे, सो वो प्रेज़ेंटेशन, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, बहुत से नए सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस कराना, हालाँकि मतलब अवेलेबल थे, ऑनलाइन भी आपको फ्री में भी मिल सकते। सो वो चीज़ें फिर इंट्रोड्यूस हुई, फिर चीज़ों के अंदर जिद्दत आई, लोगों ने इनोवेशन की तरफ गए, लोगों ने अपने ऑफिसेज़ के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करना शुरू किया। पहले क्या होता था कि कोई भी रियल्टर आप देख लें, एक V8 ले ली, एक उसने बड़ा-सा ऑफिस बना लिया, उसके बाद उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता था कि कपड़े उतला लो, बिज़नेस खुद ही ठीक हो जाएगा। सो फिर जब हम लोगों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ, लोगों के साथ बैठना हुआ, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन हम हर स्पीच के अंदर भी, जब भी हम कोई नया डीलर भी ऑन बोर्ड करते थे, कि यार अपने प्रॉफिट का 20% 20% अपने बिज़नेस पे लाज़मी लगाओ। चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, चाहे आप अपने ट्रेनिंग सेशंस कराओ अपने एम्प्लॉइज़ की। सो वो चीज़ें करते-करते मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हो गई हैं। अभी भी बड़ा इसके अंदर एक गैप है कि चीज़ें मुझे लगता है कि एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग ये 2015-16 में ये इनोवेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई, और इसमें बहुत बड़ा रोल ज़मीन डॉट कॉम का था, कि जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ हो रही थी वो दैट वाज़ वेरी डिफरेंट। देखिए तो उसके बाद से देखें फिर घराना आया, फिर उसके हुँ, बाद बहुत से मार्केटिंग कंपनीज़ हुँ, पैदा हुई। सो जो भी लीड जनरेशन का मॉडल था वो बेसिकली सोर्स तो वही है ना, मेटा हो हुँ, गया या आपका सोशल मीडिया पे टिकटॉक हो हुँ, गया या जहाँ जहाँ से। हुँ, सो बेसिकली वहां से आके फिर वो फिल्टर होके आपके पास लीड जनरेट, तो वो हुँ, बहुत सी मार्केटिंग कंपनी भी समझ गई कि यार ये हुँ, क्या है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, उनका प्लेटफॉर्म बड़ा है, उसके अंदर ज़्यादा लीड्स आ सकती हैं, बट वो सिर्फ उनका एक पोर्टल है। हुँ, बाकी तो सारी 70% लीड्स यहाँ से आती। तो लोगों ने फिर मार्केटिंग कंपनीज़ आई, फिर लीड जनरेशन, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड हुआ, तो हुँ, लोगों को समझ आ गई, फिर पढ़े-लिखे लोगों की रिक्वायरमेंट बनना शुरू हो गई। हुँ, एंड देन अगेन अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अगेन मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री के अंदर हुँ, मेरे हो गई, बहुत से अच्छे दोस्त हुँ, और हों, क्योंकि के लोग जो वो एक होता है ना हमारे पंजाबी में कहते हैं झाका, हुँ, वो यार अपने करियर में स्विच करने का वो डर खौफ जो होता है कि हुँ, पता नहीं मैं बहुत अच्छा और बड़ी मेरी हर 2 साल बाद ग्रोथ भी मिल रही है, आपकी प्रमोशंस भी हो रही है, माशाल्लाह। सैलरीज भी आपको हर साल अच्छा हुँ, इंक्रीमेंट लग जा रहा है, पता नहीं यहाँ पे मैं जाऊंगा तो जॉब सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। हुँ, सो वो झाका जो था ना वो खुल वो गया, उतरा। ऐसे ही एंड है। देन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो छोड़ के रियल स्टेट में आए, माशाल्लाह। चाहे वो ज़मीन में गए, चाहे वो हुँ। घराना में गए, चाहे वो काय मार्केटिंग में गए, तो काफ़ी इस तरह की अभी मार्केटिंग। मेरा टेक इस चीज़ पे ना, जो मार्केटिंग वाली साइड है, मैं अब एज अ सीईओ ऑफ रियल्टर्स अगर देखता हूँ, तो मुझे सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट इस टाइम पे 8 साल हो गए हैं, और रियल एस्टेट के अंदर मुझे कोई 7 एक साल को हो चुके हैं। मैंने किया ये था कि जब आया और आई अंडरस्टूड द गैप, मैं स्टार्टेड फ्रॉम पार्क व्यू, मेरा कुछ साल डेढ़ का उधर एक्सपीरियंस था। उनके लिए वो कॉन्सेप्ट वॉज कि पता नहीं क्या कर रहा है, और जब आई स्टार्टेड इनटू कंटेंट मेकिंग तो लोग कहते थे यार ये क्या कर एक रहा ही करे। है, ये कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी ना मैंने ये किया कि आप 20% कह रहे हैं, मेरा तो शायद हम टेक होम मनी वाज वेरी रेयर,
और मैं मेजॉरिटी आई वाज री इन्वेस्टिंग इनटू मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ताकि हम वो जो ग्रोथ पे 20% करके इतने टाइम में कर रहे हैं उसको जल्दी क्यों ना कर लिया जाए। वो आपने उसका बेनिफिट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आपका जो स्टैंडिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं से कहीं हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने बिजनेस पे स्पेंड नहीं करोगे, आपका हम्म, बिजनेस आपको कभी भी ग्रो नहीं करके हम्म, देगा। तो ये एक फिलॉसफी जो मिसिंग लिंक था इस रियल एस्टेट के हम्म, अंदर, और स्पेशली जितने रियल्टर्स हैं, सो ये चीज़ें एजुकेट करके कुछ ना कुछ जब मैं ज़मीन में आया था तो मैंने एक बड़ी एक स्ट्रेट लाइन रखी थी कि जो भी ऑन बोर्ड होगा वो अपने सोशल मीडिया पे लाजमी स्पेंड करेगा और हमें बताएगा हम्म। कि वो क्या क्या कर रहा है, और उसको हाँ। हम पूरे ट्रेनिंग सेशंस देते थे और हम कहते थे अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे। अभी भी बल्कि इन इतिहाद टाउन वो हमारे लिए बड़ा है कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट भी किया इतिहाद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ जर्नी ऑफ अराउंड 2.5 इयर्स राइट नाउ, और बड़ा अच्छा जा रहा है। जब हमने स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक जो नया आता है, इसी की जो आपकी टीम है वो उनको कंटेंट पे मार्केटिंग पे पुश कर रही है ऐसे एवरी डे। भाई हम तो गपशप ना करते जाएंगे। आई वांट कि हम जिस सेशन का मेन मकसद था टू इन्वॉल्व एंड गिव अ चांस टू आवर टीम कि जी वो प्लीज। क्वेश्चंस पूछे। तो लेट्स स्टार्ट, हु विल स्टार्ट फर्स्ट? अच्छा शाहिद साहब। मेरा वो सवाल शुजा भाई से, कि आप डेरा इस्माइल खान से हैं, जहाँ पे ना कोई कैरियर काउंसलिंग थी ना इंस्पायरेशन थी, वहाँ से आप निकले और आप लाहौर आए और इतनी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ आप पाकिस्तान की टॉप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस कैसे पॉसिबल हुआ था? अच्छा, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। बेसिकली द क्वेश्चन इज व्हिच आई अंडरस्टैंड इज कि डेरा इस्माइल खान में एक ऐसा, मैं खुद सरगोदा से मेरा बैकग्राउंड है तो आई नो कि वहाँ पर ना हमें डायरेक्शन नहीं है, कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, नहीं पता क्या करना है। मतलब जो नज़र आ रहा है ना, वो बड़े गिने चुने 2-3 कारोबार, गाड़ियों का शोरूम बना लो, कंट्रोल शेड बना लो, कोई ऐसे ही फैक्ट्री कोई किन्नू की डाल ली, ज़मींदारा कर लिया, या अपने ये बहुत लिमिटेड सीएनजी स्टेशन उस टाइम पे हमने लगाए, तो बड़े वाले साहब ने भी डिफरेंट कारोबार किए। तो देयर वाज नो डायरेक्शन, बड़ी कंपनीज का आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब आपके बैकग्राउंड में माशाल्लाह फ्रॉम 2001 आपकी जितनी कंपनीज थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वेयर द लीडिंग कंपनीज ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह, और अल्लाह। इतनी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब एक, मगर उस टाइम पे देखें 20 साल 22 साल में शायद अपने काम शुरू किया। मैं अच्छा, हाँ जी, ठीक है, 21 साल। 21 साल उन्होंने काम शुरू किया। और उस टाइम पे मतलब मैं अपने आप को रखूं, एक बंदा जो डेरा इस्माइल खान से, जिसके आप हालात बड़े ख़राब हुए हुए हैं आजकल, लेकिन उस टाइम पे वहाँ काम शुरू किया और जहाँ पर डायरेक्शन नहीं हो सकती थी। मैं नहीं मानता कि वहाँ पर इनिशियली डायरेक्शन है। तो भाई 21 साल की एज से इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के, मतलब डायरेक्शन कहाँ से है, वो नहीं, समझ पा रहे एवज इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, ये तो फैक्ट है। हैं? और अल्लाह ताला की मदद के बगैर भी मतलब वो पॉसिबल नहीं है आप कुछ हम्म, अचीव कर लें। बट एक चीज़ मैंने देखी है कि हमारे मोस्टली यंग जितने भी आप अ, हमारे टीम में होते हैं, उनकी ना काउंसलिंग तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वो मेंटोरिंग की तरफ भी नहीं जाते। अब मुझे याद है कि जब मैं 2001 में मैंने जब ज्वाइन किया था अस्क्री हम्म, बैंक, तो जो मुझे लग रहा था कि अस्क्री बैंक में सबसे सीनियर बंदा है और जिसका नॉलेज हमसे हम्म, बहुत आगे का है और वो अपने हम्म, करियर के ऑलमोस्ट पीक पे है, हम्म, तो मैंने उसको अपना पीर मान लिया। और मैं फिर उनसे हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी मिलता था और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि जी मैं ये अचीव कर लिया, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। सो वो मुझे लीड करता था कि हाँ यार तुम्हें 2 साल हो रहे हैं, तुम अब स्विचिंग करो। हम्म, फिर जब कोई जॉब, हम्म, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, उस हम्म, वक्त इंटरनेट मोबाइल भी नहीं होता था, तो एक एक न्यूज़पेपर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक वो होता था संडे। अगर आप हम्म, अभी भी देखेंगे तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है हम्म, जिसमें संडे के संडे वो उसके सारी जॉब्स की हम्म, वो आ जाती है रिक्वायरमेंट। आज भी है। आज भी आती है शायद। अच्छा। तो वो मैं वहाँ से देखता था। हम्म, अभी तो लिंक्डइन और बाकी अब चीज़ें आ गई तो हैं। तो उस वक़्त वो न्यूज़पेपर में फिर मैं टिक करके अगले सैटरडे को जब मैं जाता तो उससे पूछता था कि यहाँ पे अप्लाई करूँ, यहाँ पे करूँ। तो वो बेसिकली उसको मेंटर समझता था कि यार ये मुझे गाइड करता है। तो उसने कहा यार ये यूनिलीवर यही अच्छे हैं, इसके आप अप्लाई कर दें। हम्म, मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे जॉब की ऑफ़र आ गई, इंटरव्यू जो भी प्रोसेस था। तो जब मैं यूनिलीवर हम्म, गया तो वहाँ पे जो टॉप पोस्ट पे होता था, मैं उसको फिर समझता था कि यार ये वो बंदा है जिसने अपने करियर में ग्रो किया होगा और वो इस एज में इस पोस्ट पे आ गया। हम्म, सो फिर मैं उसको अपना पीर बना लिया। हम्म, फिर उसके साथ गपशप लगाई, गिफ्ट देना, गपशप लगाना, टाइम स्पेंड करना उसके साथ। फिर उससे पूछा कि यार नेक्स्ट, अब मेरे 2 साल जब भी पूरे होते थे मैं फिर कहता था कि यार अब मैं क्या करूं। हम्म, फिर मैं उससे पूछता था कि ये ऑफर्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो वो कहता था कि यार टेलीकॉम इस वक्त इंडस्ट्री में, हम्म, बिकॉज उस वक्त जीएसएम आ रहा था जब वारिद और टेलीनॉर ने लाइसेंस लिया था। तो उस वक्त फिर लोगों को था कि यार ये कोई नई चीज़ आ रही है और ये पाकिस्तान के अंदर ये ग्रो करेगा। अब हमें नहीं पता होता था, उसे हम उस एज में नहीं थे कि हमें कोई इतना, तो मैं कहूँ कि बड़ी रॉकेट साइंस थी, अल्लाह हम्म, ताला की मेहरबानी थी। फिर उसने कहा यार ये दो कंपनियां ये बहुत ग्रो करेंगी बिकॉज टेलीकॉम में बहुत स्कोप है। सो मैंने वारिद में अप्लाई किया, वारिद में अच्छी पोस्ट मिल गई, वहाँ से ग्रो किया। हम्म, सो वहाँ पे 9 साल लगाया क्योंकि वहाँ पे टेलीकॉम
इटसेल्फ बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज पे थी उस वक्त। हम्म, तो वहाँ पे पहले पे फोन आया, फिर उसके बाद GSM आया, फिर 4G आया, फिर उसके बाद 4G के बाद डाटा बिकना शुरू किया। तो वो जो 9 साल थे मेरे लिए, वो 1.5 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो भी चेंज हो रहा था। कभी मैं ऑपरेशन में जाता था, कभी सेल्स में जाता था, कभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाता था। तो मेरे लिए 2-2.5 साल में जब मुझे लगता था कि मैं बोर हो रहा हूँ काम से, मुझे सब कुछ आ गया है, तो मैं कहता था कि या तो मैं जॉब छोड़ूंगा या मुझे डिपार्टमेंट चेंज कर देते। सो मेरा अगला डिपार्टमेंट फिर मुझे 2 साल को मिलता था कि नया कुछ करे। सो वो फिर वहां से जब टाइम पूरा हुआ, अल्लाह ताला को रिस्क लिखा होता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार अब आगे चले। तो बैंक से उस वक्त फिर मुझे याद है कि इजी पैसा और HBL ने एक्सप्रेस खोला, तो वो रेमिटेंस और सारा का सारा डिजिटलाइजेशन पे बैंक्स आ गए। माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं, नहीं, बेसिकली ये था आप ब्रांचलेस बैंक। ब्रांचलेस बैंकिंग। हाँ ठीक है। सो वो कॉन्सेप्ट जो ब्रांच में लाइनें लगाने वाला था कि जी बिल के लिए लाइनें लगाओ, पैसे जमा करने के लिए आपको फिजिकल आना, वो सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा था। तो वो भी एक नई इंडस्ट्री खुल रही थी, तो फिर अल्लाह ताला ने वहां पे मौका दिया। तो इसीलिए मैं एक चीज कहता हूँ कि हमेशा अपने करियर के अंदर आपको एक ऐसा बंदा लाजमी आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो आपको सही समझा सके और उसका अपना जो स्टेज, जिस स्टेज पे वो भी एक सक्सेसफुल बंदा हो। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं। अगर मैं देखूं, एवज भाई ने इस एज में माशाल्लाह से जिस रोल पे काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे या जिस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, शायद इस एज में बड़े कम लोग होंगे। तो मेरे लिए फिर ये रोल मॉडल होना चाहिए कि यार मैं पूछूं इनसे कि यार मुझे अपना बिजनेस अगर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमेशा से मैं तो कहूँगा कि जो लोग अपने साथ अपने उस्ताद को, करियर के अंदर भी आपका एक उस्ताद होता है, एक वो होता है जो कि ऑपरेशनल चीजें बताता है और एक आपकी काउंसलिंग कर रहा होता है। सो हमेशा आपको वो सही पे ऑफ करता है। तो ये जितना भी DI खान हो गया, देखें आप किसी भी इलाके के हों, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब उसको अगर आप अवेल नहीं करते और मेहनत नहीं करते, अगर मैं कहता कि मैं DI खान से नहीं निकलना, मैं माँ बाप बहन भाइयों को नहीं छोड़ना और मैंने वहाँ पे अपने वाले साहब की सल्तनत को एंजॉय करना है, वहाँ पे हमारी भी जमीनें हैं, हमारा भी बिजनेस है, सब कुछ है, तो मैं कभी भी शायद ना करता। बट आपको अपनी मेहनत, आपको अपनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला आपको फिर उसका नतीजा आप देख लेते हैं, फिर निकल तो आता है। मैं उसके लिए हमेशा कहता हूँ ना कि अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे अच्छे लोगों से मिला जो मेरे हक हाँ, में बेहतर हो और मैं उनके हक में बेहतर हूँ, बिल्कुल। और जो हक में बेहतर नहीं उसे दूर कर दे। तो ये बस ये दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ने बड़ी, मैं अल्लाह कहूँगा अल्लाह ताला की मेहरबानी है, माँ हम्म, बाप की दुआएं हैं, दोस्तों की मोहब्बत है, मेहनत। ये था कि मुझे ये याद है कि मैं सुबह 8:30-9 बजे निकलता था और रात 1-2 बजे से पहले मैं कभी घर नहीं आया। हमेशा बैंक्स में 5 बजे छुट्टी हो जाती थी, बैंक बंद हो जाता था। मैं उसके बाद लोगों के गेस्ट हाउसेज में जाता था, NDC वहाँ पे होता था, वो बड़ा, वो उनके गेस्ट हाउसेज बड़े कॉन्फिडेंशियल और बड़े, उन्होंने सिक्योरिटी की वजह से एटॉमिक वो करते, तो वो आर्मी के मैसेज में जाता था रात को लेट। सो मुझे वहां से सेल्स मिलती थी उनकी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को मैं देखता था, तो मैं क्रेडिट कार्ड उनके बनाता था, तो मैं उनको रात को टच करता था और उनसे पे स्लिप लेने, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना और सुबह फिर 9 बजे जमा कराना। सो अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में मैंने 18 महीने में एक दफा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं था, बाकी 17 महीने में टॉप पे आ रहा हूँ और अल्लाह का देयर इज शुक्र अ रीजन आई कॉल यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्स। बस एक महीने जो जिस महीने मेरी ओरिएंटेशन थी उसको छोड़ के 17 महीने मैं माशाल्लाह, टॉप पे रहा हूँ, और माशाल्लाह, नेशन वाइड, न कि माशाल्लाह, सिर्फ इंडिया पर, माशाल्लाह, नेशन वाइड। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो वी विल गो टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Assalamu alaikum. This is Shiza Khan. So basically, my question is, as we are all belongs to this industry, like the real estate industry. So we all know, but I just want to grab the point of view from your side. What do you think the difference between the realtor and the real estate agent? And my second question is that you just use the terminology, like when you introduced yourself, you said back in 2017, when you joined the Zwin.com, people around you called you Patwari. So don't you think we are still fighting with these things? We need to break these stereotype things. And I have been into real estate. I'm a lecturer in Forman Christian University. And I never ever introduced myself as a real estate agent because there is a lot reason behind that. As you have told that back in 2017, now we are in 2026, the same scenarios. Don't you think we should speak up about these things on a larger scale, and we should let the people know this profession is graceful as much as the other profession, either it comes to the medicine sector or the educational sector
or banking sector, any sector. We are also respectable as much as the other people are. So what do you think about I that? totally agree with you. First of all, I let me know you कि जब तक हम अपने प्रोफेशन का खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे. आज जहाँ पे हम अपने आप को रियल्टर कहते हैं, डीलर कहते हैं, दुबई में ब्रोकर कहते हैं, बांग्लादेश में उसको दलाल कहते हैं, ये सारे नाम बहुत रिस्पेक्टफुल है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ब्रोकर हम क्यों नहीं कहते, बिकॉज ये पाकिस्तान है. यहाँ पे हमेशा से हम डीलर ही कहलाते हैं अपने आप को, या रियल्टर. बहुत आजकल एक वर्ड निकला हाँ, रियल्टर का, इज्जत निकाल ली है. तीसरा वर्ड. हाँ. आप दुबई चले जाएं, 99% लोग अपने आप को ब्रोकर कहते हैं या वो सेल्स कंसल्टेंट कहते हैं अपने आप को. बांग्लादेश में मैंने देखा है लोग जो डीलर्स हम जिनको, वो दलाल कहलाते हैं अपने आप को. सो ये तो नाम है. रिस्पेक्टफुल क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर 90% लोगों ने फ्रॉड्स झेले हैं यहाँ पे. चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे वो किसी को खरीद के दें, या उनको डिलीवरी टाइम पे नहीं मिली, या उनको ऑनेस्टली बताऊं तो उनके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है. तो इस इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं होता था. अब तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं. तो जो पिछले अरसे से जो मुसीबतें इस इंडस्ट्री ने झेली हैं, और जो मदर पिदर आज़ाद इंडस्ट्री थी, जिसमें ना आपके पास लैंड है, ना आपके पास कोई अप्रूवल है, और आप फिर भी प्लॉट्स बेच रहे हैं, और आपके ऐड भी चल रहे हैं, और आपके बिल बोर्ड्स पे स्किन भी लगी हुई है, तो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री ने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी देखी हैं. आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बैंकर्स को भी बड़े बुरे बुरे नाम से पहचाना जाता है. मैं जब बैंकर था तो मुझे पता है कि क्या क्या नाम होता था. टेलीकॉम में भी लोग इसी तरह के वर्ड यूज़ करते हैं. अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ और अपने काम के साथ सिंसियर हैं, और आप अपने काम को अपनी इबादत समझ के कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट कोई कुछ नहीं कहेगा. जो मुझे लोगों ने कहा था कि आप पटवारी बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक टर्मिनोलॉजी है कि जब आप इस लैंड को खरीदेंगे तो पटवारी से वास्ता पड़ेगा. जब पटवारी से वास्ता पड़ेगा तो वो एक नेगेटिव वर्ड पहले भी एक पॉलिटिक्स में यूज होता है. सो ये चीज़ भी उसी में आ गई. पिछले, मैं इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, और अभी भी कुछ 8-9 साल मुझे हो गए, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप गलत काम कर रहे हो. हाँ, इस इंडस्ट्री में गलत काम हो रहा होगा, बट मुझे किसी ने नहीं कहा, बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ, जब तक मैं खुद क्लियर नहीं होता तब तक मैं वो करता ही नहीं हूँ. तो मैंने अपनी इंडस्ट्री में पॉजिटिव काम करके कंट्रीब्यूट किया है कि यार कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि यार इस ग्रुप ने, इतिहाद टाउन ने कभी किसी को चीट किया हो. कभी कोई ये नहीं कहेगा कि इतिहाद टाउन ने ओवर सेलिंग की हो. कभी कोई ये नहीं कहेगा कि 3 साल का कह के इन्होंने 6 साल में डिलीवर किया है. कभी कोई ये नहीं कहेगा कि बगैर अप्रूवल के प्रोडक्ट बेचते हैं. सो एटलीस्ट अगर आज मैं बैठा हूँ और मैं हर फोरम पे कहता हूँ, ओपनली चैलेंज देता हूँ कि मेरा 18,000 क्लाइंट जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है आप लोगों की वजह से, उसमें से एक क्लाइंट ऐसे नहीं है जो कि मुझ पे उंगली उठा सके कि जी हमने पैसे दिए और हमें डिलीवरी नहीं मिली आज तक. सो ये मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. जो इससे पहले 2 नंबरियाँ होंगी या इसके बाद होंगी या अभी भी हो रही हैं, उनका मैं जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने नहीं की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारी डायरेक्शन क्या है कि हमने सही काम करना है, हमने उसमें से अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालनी है, और लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है बिजनेस की, और एंड यूज़र को उनको उनके प्लॉट्स या उनकी जो अमानत है वो लौटानी है. सो उसके बाद आप पूरे पाकिस्तान का ठेका ना आप उठा सकते ना मैं उठा सकता. हाँ, हम अपनी जो कंट्रीब्यूशन होगी और जो पॉजिटिविटी होगी. अच्छा भाई, मेरा इसमें टेकअप ये है कि मेरा बैकग्राउंड बीकन हाउस से रहा है. प्ले ग्रुप से लेके हम यूनिवर्सिटी तक बीकन हाउस से पढ़े. तो जब मैं इसमें आया, मेरा भी ना सारा सर्कल और चीज़ें इस तरह की थी कि लोगों ने बड़ा नेगेटिव कहा कि यार तो डीलर बन गए ना, पढ़ लिख की है. तो उस टाइम पे वो चीज़ें थी, और बड़ा वो शायद मैंने छुपाना भी शुरू कर दिया कुछ पॉइंट पे. फिर कुछ पॉइंट पे कहते हैं ना कि हम मुतमिन हो गए, मैं क्या बोलते रहे. आई हैव टू डू इट. मुझे गैप नज़र आया, मैंने कहा आई हैव टू एक्सपेरिमेंट. लॉन्ग टर्म प्लान उस टाइम पे नहीं था, ये था कि देखे उसे, क्योंकि मैं भी डिफरेंट इंडस्ट्री में स्विच करता रहा, समझने के लिए, सीखने के लिए, एक्सप्लोर कर रहा था. अब भाई वही लोग जब वो सोशल मीडिया रिश्ते देख रहे हैं, तो मेरे बहुत करीबी दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से पूछ रहे थे, यार एवज कर क्या रहा है? कहते हैं प्रॉपर्टी देने. नहीं, वो कर ही रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही. तो वो बेसिकली आपका द वे यू डू इट, अगर आप ठीक कर रहे हो और आप इनोवेटिव तरीके से कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से यू शुड बी प्राउड. आई एम प्राउड टू बी अ सेल्स एजेंट, आई एम प्राउड टू बी इन सेल्स. तो वो आपके ऊपर है कि आप वो चीज़ों को अब लेकर सर, जाएं. हाँ, आप उसे लेके 100% चलें. एग्री डेविस, यू आर राइट, Next. एब्सोल्युटली राइट. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं सिर्फ अलीना, और मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि एलडीए की वेबसाइट्स पे इतिहाद टाउन फेज़ 3 का जो अप्रूवल है वो सोल सिटी के नाम से है.
तो कुछ क्लाइंट्स का कंसर्न होता है, आप थोड़ा सा गाइड करें कि हम उनको किस तरह से डील कर सकते हैं। जी, ये जब हम प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे थे तो इससे पहले इस लैंड के ऊपर ऑलरेडी सोल सिटी की अप्रूवल थी, और अब वो रिवीजन में मजीद ज़मीन ऐड करके जो कि इत्तेहाद ने प्रिक्योर की थी, एक्वायर की थी, वही ज़मीन ऐड करके नाम भी चेंज हो गया और स्केल भी बढ़ा दिया हमने। सो नाउ दैट इज़ इत्तेहाद टाउन फेज़ 3। अभी भी आप एलडीए की वेबसाइट पे देखेंगे कि वो जो सोल सिटी का था नाम, वो चेंज होकर इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 हो गया, और जो उनकी अप्रूवल थी उसमें मजीद ज़मीन हमने ऐड करके उसका स्केल बड़ा कर दिया। नेक्स्ट। से महीना पहले हम एलडीए की वेबसाइट से ना फेज़ 2 का चेक करते थे ना पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो अप्रूव्ड शो होता था, लेकिन अगर हम अभी आज की डेट में चेक करते हैं तो वो आज शो नहीं हो रहा। अगेन ये 2 वही 3 दोनों गायब हो गए अब थे। नहीं, गायब नहीं हुए, बेसिकली हमने दोनों की रिवीजन में चले गए हैं। अच्छा ठीक है। हमें मजीद लैंड जब मिली तो हमने रिवीजन में चले गए। जब रिवीजन में जाते हैं तो वो बेसिकली दोबारा से अप्रूवल का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त मेरे पास 3000 कनाल थी, अब मैं 4300 कनाल पे चला गया हूँ फेज़ 2 में। सो मैंने 1300 कनाल मजीद ऐड करके अपनी फाइनल बाउंड्री का मैप सबमिट करा दिया, और वो अब 4300 की अप्रूवल में आप चले गए। सो वो भी आपको मैं लेटर दे दूंगा, वो भी एवज आपके इसी पॉडकास्ट के नीचे लगा देगा कि दोनों की अप्रूवल हमारे पास आ गई। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना कासिम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टन फेज़ 2 और 3 की टोटल लैंड कितनी है? जो हमारा कमर्शियल मैप है, कमर्शियल से मुराद जो हम इस वक्त बेच रहे हैं वो 4335 कनाल है फेज़ 2 का, और जो हमने फेज़ 3 का प्लान किया है वो 6000 प्लस कनाल के ऊपर प्लान किया हुआ है। फेज़ 3 का जितना एरिया मैंने एक्वायर किया, बिकॉज होता क्या है रज़ान साहब, हम जितनी ज़मीन ऐड करते हैं उसके प्लॉट बनाते हैं और उसके बाद उसको रिवीजन में लेके अप्रूवल ले लेते हैं। सो वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैं रिवीजन में जाके अपना जो मेरा पूरा मैप है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। सो मैं बिल्कुल लीगल तरीके से चीज़ों को चला रहा हूँ, तो जिसमें मुझे जितनी ज़मीन मिलती है उसकी अप्रूवल लेता हूँ और फिर बेचता हूँ। सो ये एग्जैक्टली इसी तरह होगा। हम फेज़ 3 में भी इसी तरह करेंगे जिस तरह 2 में किया, कि अभी दूसरी रिवीजन फिर तीसरी रिवीजन में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और एक क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड। इत्तेहाद टाउन इज़ वन ऑफ द लीडिंग सोसाइटीज़ राइट नाउ, ठीक है। वेन एवर इत्तेहाद लॉन्च समथिंग इट इज़ सोल्ड आउट ओवर अ नाइट एंड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज़ ऑन Isn't that unfair with the end users? नहीं, I disagree with your comment because we always announced well before time कि अगर हमें जनवरी में लॉन्च करना है तो नवंबर में हम पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि जी जनवरी में हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है जिसको हम टेंटेटिव ये प्राइस होगी। सो हमारे जो सेल्स पार्टनर हैं वो पहले से उस पर काम शुरू कर देते हैं, एंड देन जब हम लॉन्च करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन में ले आते हैं। सो पहले दिन ही उनके पास प्री सेल अप्रूव, मतलब क्लाइंट जो होते हैं वो बुक होते हैं और वो उसी टाइम लॉक कर देते हैं। अच्छा, ओन जो है ये बड़े लोग कहते हैं कि जी ओन ये गलत है, और ये सर ये बेसिकली आर्टिफिशियल ओन नहीं है। हमारा ओन हमेशा क्रिएट होता है डेवलपमेंट की बेस पे। अगर हमारी डेवलपमेंट हो रही है और लोग देख रहे हैं कि यार 2 महीने बाद तो यहाँ पे रोड भी बन गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। जब वहाँ पे एसफोर्ड हो जाता है वो कहते हैं यार ये तो इसका मतलब एक अगली स्टेज पे चले गए, तो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। जब वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उसकी प्राइस मजीद ऐड हो जाती है। तो प्रैक्टिकल ओन चल रहा होता है, और वो राइट बनता है उस बंदे का जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको कहते हैं कि यार अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट को आपने होल्ड किया तो आपको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है उसको। बाकी मुझे लगता है कि शायद एक दिन की बजाय आधे घंटे में बिकना चाहिए। जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और जितनी मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग और जितना डेवलपमेंट पे हमारा फोकस है, सो मेरे ख्याल में तो ये एक दिन भी नहीं लगना चाहिए था। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली हाशमी है। सर मेरा क्वेश्चन है इस टाइम जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टर हैं वो सारे गल्फ़ कंट्री पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस टाइम उधर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए वो सब पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि रिसेंटली मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तानियों की है दुबई के अंदर। करंट वॉर कंडीशन और मामलात की वजह से आई हैव सीन पीपल, मेरे जानने वाले पैसा लेके आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक के क्या ऐसा है और वो बस इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और लो हैंगिंग फ्रूट इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि मिडल ईस्ट में है। इस वक्त जो वहाँ पे हालात हैं
मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीदी हुई है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट होल्ड करके बैठे हुए हैं। सो उन्होंने बाय ऑल मीन्स पाकिस्तान में स्पेंड करना ही करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। जिनकी वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो एग्जिट प्लान भी सोच रहे हैं। जिन लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो मिडिल ईस्ट से वापस पाकिस्तान में आएंगे, वो 100 दफ़ा सोच चुके हैं। डेली बेसिस पे हमें कॉलें आती हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप उस मार्केट को आज टारगेट कर लें, विद इन फ्यू डेज आपको उसका रिस्पॉन्स नजर आना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर काम कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो टैक्स रिलीफ है, चाहे फंड्स ट्रांसफर है थ्रू जो रोशन डिजिटल अकाउंट, चाहे उनकी जो रिफंड है 236K का एडवांस टैक्स का जो रिफंड है उसकी अगर आप देख लें, चाहे उनके लिए सिक्योर जोन बना रही है गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। सिक्योर जोन के मतलब कि आपको आइडेंटिफाई कर देगी कि ये वो जगह है या ये वो डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स जहां पे मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत फोकस होके काम कर रही है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है। जिस सूबे ने, जिस इलाके ने जितना एग्रेसिव काम जो बंदा करेगा, जो मुल्क, जो सूबा करेगा, उसको उसका उतना कंट्रीब्यूशन लाजमी मिलेगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन की बात, जिस मुल्क ने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को दी ना, वो मैक्सिमम शेयर ले जाएगा। आज आप पाकिस्तान को देख लें, पंजाब को देख लें। अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीएम या साहिबा यहाँ पे एक इवेंट करें, सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, सोशल मीडिया टीम्स को बुलाएं, डेवलपर्स को बुलाएं और वो रोड मैप दे दें कि जी हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। हम बायर्स को जो ओवरसीज़ या गल्फ से या जहाँ से लोग आएंगे उनको ये प्रोटेक्शन देंगे, उनको ये रिलीफ देंगे। 90% लोग ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी आएंगे और वो पंजाब में भी स्पेंड करेंगे और पंजाब पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बिकॉज द सिस्टम इन पंजाब इज मच बेटर देन अदर प्रोविंस। ये तो फैक्ट है। बिल्कुल सही है। सो अगर ये चीज़ हो गया, आप देखना कि जो अप्रूव्ड और लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स हैं उनका बिजनेस मजीद बेहतर हो जाएगा। भाई ये बिजनेस को लेके ब्लेसिंग डिस्गाइज है फॉर आवर कंट्री। मैं ये देख रहा था कि मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं गल्फ के अंदर पाकिस्तानी हैं, गोरा भी है, रशियन है, इंडियन है, 4th या 3rd नंबर पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। और देखिए वो बहुत बड़ा बल्क अमाउंट है जो पैसे बायर की, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है, हमारी इन्फ्लेशन के मसले मामला आते हैं। अब इसकी वजह से अगर वो एक्चुअली इस चीज़ पे काम हो रहा है और वो पॉलिसीज बन रही हैं तो बड़ा फेवरेबल होगा इंशाल्लाह। बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है और इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे ये एक नया एक मोड़ आएगा रियल एस्टेट के अंदर। इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफाक है। अभी आपने बताया कि कुछ सब्सिडीज़ आने वाली नियर फ्यूचर के अंदर, तो क्या इन सब्सिडीज़ का क्या अपर क्लास को हमेशा की तरह ही फ़ायदा होगा या एंड कस्टमर को या लोअर क्लास के लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है? अब सब्सिडीज देखें, अपर क्लास या मिडिल क्लास तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, बट एक अमाउंट होती है जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें अपर क्लास भी क्वालिफाई कर सकता है, मिडिल क्लास भी कर सकता है, लोअर क्लास भी कर सकता है। पॉलिसी एक बंदे के लिए नहीं बनती, वो तो एक पॉलिसी होगी जिसमें जो जो बंदा फॉल करेगा। अब इन्वेस्टमेंट करता कौन है ये पहले आप क्लियर कर लें कि इन्वेस्टमेंट हमेशा वो लोग करते हैं या मिडिल क्लास होती है या अपर क्लास होती है, और वो अपनी सेविंग को ही पार करते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो जो भी पैसा बच जाता है, या वो प्लॉट खरीदता है, या वो बिल्ड प्रॉपर्टी खरीदता है, या तो उसको फ्लिप करता है, या वो रख के उसके ऊपर घर बना लेता है। सो बेसिकली तो ये बिजनेस है ही इसी तरह का। सो जो भी पॉलिसी आएगी इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ आ रही है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है कि अब वो लोन 5% पे दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट टाइम बायर के लिए। सो अगर आपको 5% फिक्स इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए मिल रहा है और 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना कि आप जॉब कर रहे हैं, आपका 50,000 से ज़्यादा सैलरी है, आप रेंट दे रहे हैं, उससे बेहतर है आप घर खरीद लें 3 मरले का, करोड़ रुपए का घर आता है, वही रेंट आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे दें। सो ये भी एक अभी रिसेंटली ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाली है। सो करोड़ रुपए पे आपको 3 मरले का घर मिल जाता है, आपको टाउन हाउस मिल जाता है, आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, आपको प्लॉट मिल के उस पर आप घर बना सकते हैं। उसी प्लॉट के ऊपर जो आपने अपने घर का रेंट देना है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे दें, बिकॉज 20 साल तक का ये लोन है जिसमें 10 साल फिक्स 5% है। सो आप ये देखें कि आपका कितना ज़बरदस्त किस्म की आप उन लोगों को एंगेज कर रहे हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या जिसके पास कोई घर नहीं है और वो फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और ये इसमें लोअर क्लास भी है, इसमें मिडिल क्लास भी है,
ये सारी चीज़ों में वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो ये तो अब लोअर क्लास के लिए स्कीम है, तो इसमें आप भी इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम शराबी। मेरा क्वेश्चन है कि जो वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस तो इंक्रीज़ हो रहे, तो मेरा सवाल है कि ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको कटिंग कैसे करेगी इत्तेहाड अपने कस्टमर के लिए कैसे अफोर्डेबल करेगा? ज़बरदस्त क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास मटेरियल नहीं है तो उन्होंने तो अपनी डेवलपमेंट रोक देनी है, बिकॉज इस वक्त 40% इंक्रीज हो गया मटेरियल के अंदर। जिनके पास मटेरियल की सप्लाई पहले से डम पड़ी है, जिस तरह मैंने ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 दिनों का मटेरियल हर टाइम अवेलेबल किया होता है अपनी साइट के ऊपर, सो मुझे शायद 20-25 दिन का रिलीफ है, तब तक इंशाल्लाह चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। इंशाल्लाह तो मेरे तो इंशाल्लाह काम अभी भी, अब आप जाएंगे साइट पे, काम फुल स्पीड से चल रहा है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सो मेरा नाम नुमान है। सो मेरा रियल एस्टेट से काफ़ी देर से एक्सपीरियंस है इसमें, और कुछ लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि जिस तरह इतिहाद माशाल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, फेज़ 2 और फेज़ 3 की आगे से कटिंग आ रही है कमर्शियल फाइनली रोड्स का, और जो पिछले का प्रोजेक्ट है उसमें डेवलपमेंट्स की कोई अपडेट्स लेंगे ये फ्यूचर में? जी, जी, 100%। देखिए हमारा मॉडल जो है, हमने मेंटेनेंस के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। सो वो प्रॉपर्टीज़ हमें रेंटल में आएगी और उस रेंटल को हम मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। आज फेज़ 1 आप चले जाएँ, ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए। कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि एक भी प्रॉब्लम आया होगा या 1% भी चीज़ हुई हो। आज भी अगर वहाँ पे ड्रेनेज का मसला आता है तो हम करोड़ों रुपए लगा के उसको सेटल करते हैं। बिकॉज़ ये हमारी कमिटमेंट है और हम लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं कि सिर्फ बेचना नहीं है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले प्रोजेक्ट में। हमने प्रीमियर बिल्कुल इन्फ्लुएंस ऐसा ही। खोला, हमारे फेज़ 1 के लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, हमने फेज़ 2 खोला, फेज़ 1 के लोगों ने उसमें भी इन्वेस्टमेंट की। सो लोगों को ये पता है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको वो सर्विसेज या उनको वो मेंटेनेंस मिल रही है, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट करें। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 10 साल बाद भी आपको एग्जैक्टली इसी स्टैंडर्ड की मेंटेनेंस मिल रही होगी। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन ये है कि एज वी नो कि इत्तेहाड टाउन एक कम्युनिटी डेवलप करता है, कभी सिर्फ प्लॉट सेल नहीं करता, तो इसमें हॉस्पिटल्स का और स्कूल्स का बड़ा किरदार होता है। लेकिन क्लाइंट्स हमसे ये पूछते हैं कि जो फेज़ 2 और फेज़ 3 का मैप है, इसमें हमें ज़्यादा जो है वो बल्कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स नज़र नहीं आ रहे। 2 किस्म के मैप होते हैं। एक में आप हॉस्पिटल, स्कूल लिख लेते हैं, एक में आप लिखते हैं पब्लिक बिल्डिंग। सो पब्लिक बिल्डिंग फॉर स्पॉन्सर जो होता है, वो बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। आज मैं किसी जगह पे स्कूल लिख लूँ और कल को वहाँ पे स्कूल की बजाय हॉस्पिटल आ जाए, तो मेरा ही कस्टमर कहेगा भाईजान इधर तो स्कूल था, आपने क्यों हॉस्पिटल लगाया? सो हमने उसको वाइज़ली क्या किया कि हमने उस पे पब्लिक बिल्डिंग फॉर स्पॉन्सर लिख दिया। सो स्पॉन्सर की मर्ज़ी है, वहाँ पे स्कूल बनाए या आप हॉस्पिटल बनाए या वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए क्लब बनाए, जो भी रिस्पॉन्स मतलब हम वहाँ पे डेजिग्नेट करें, हम कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली ये यहाँ पे भी स्पॉन्सर बिल्डिंग का बेसिकली वो जो मकसद है। मैप पे होता है दैट इज फॉर द अमेनिटीज कम्युनिटी डेवलप करने के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है सो perfect। स्पॉन्सर बिल्डिंग हमेशा लोगों की इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए देते हैं, और वो बाय लॉ है कि 1.5% आपने छोड़ना है, क्योंकि हमने 100% वो रखे हुए हैं। उसमें कोई स्कूल के लिए कस्टमर आ जाएगा तो स्कूल दे देंगे, हॉस्पिटल के लिए आएगा तो हॉस्पिटल दे देंगे। नेक्स्ट। सर माय नेम इज़ कासिम अलवी एंड इत्तेहाड टाउन को आज सारी पूरा पाकिस्तान जानता है और ओवरसीज़ भी जानते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी एक टैगलाइन है कि हम बिफोर टाइम डिलीवरी देते हैं। तो कुछ मेरे काफ़ी पुराने क्लाइंट्स थे, लाइक आज से कुछ 3-4 साल पहले के, और उनके कुछ के पेमेंट प्लान मुकम्मल होने वाले हैं और उनको डिलीवरी लेट है, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि काम हो रहा है लेकिन डिलीवरी लेट है। उसकी कुछ वो वजह हमसे जानना चाहते हैं कि क्या आप मुझे कोई स्पेसिफिक कोई एक बताएंगे तो मैं बता सकूँ। फेज़ 2 के कुछ ब्लॉक हैं। कोई भी ऐसा ब्लॉक जिसकी 100% पेड कस्टमर 100% पेड होता है, उसके वो बेनिफिट डिस्काउंट की सूरत में ले लेता है। सो मेरे पास जो कस्टमर आता है और वो कहते हैं जी मैंने 100% पे किया हुआ है तो मुझे डिलीवरी नहीं मिली, सो भाईजान उसको हम देते हैं डिस्काउंट लमसम का। डिलीवरी हमारी 3 साल की कमिटमेंट है, बिकॉज मैंने पेमेंट प्लान 3 साल के ऊपर बिल्कुल किया। ऐसा ही है। अब मैं अगर 2 साल में भी दे देता हूँ ना, तो वो मैं 1 साल पहले दे रहा हूँ आपको। अगर आप मुझे ये कहें कि जी मैंने तो लमसम दिया था, वो लमसम आपने इसलिए नहीं दिया था कि मैं आपको 6 महीने में डिलीवरी दूंगा। मैंने लमसम आपने इसलिए दिया था कि आपने 15 या 20% मेरे से डिस्काउंट लिया है। तो दोनों चीज़ों को आप सेपरेट रखें कि मेरे अगर 99% लोग 3 साल के पेमेंट प्लान पे हैं और 1% लोगों ने मुझे लमसम दिया है, मतलब फुल पे कर दिया, 100 रुपए की चीज़ थी तो 100 रुपए दिए, उन्होंने 100 नहीं दिए, उन्होंने 80 रुपए दिए हैं, क्योंकि मैंने 20 रुपए डिस्काउंट दिया कि उन्होंने अर्ली पेमेंट कर दी मुझे। डिलीवरी मेरी 3 साल से पहले ना हुई तो फिर मैं उसके अंदर वही जो डिफॉल्ट करता हूँ। एज के लोग हैं उनका करंटली जो वहाँ पे पेमेंट प्लान पे है, देयर पेमेंट प्लान इज नॉट ओवर येट। हमारे 99.9% लोगों के पेमेंट अभी कंप्लीट 1-1, 1.5 साल से ज़्यादा रहती है। जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जो ओवरसीज ब्लॉक है,
सो ये वो चीज़ें जिनकी तो अभी 2-2 इंस्टॉलमेंट भी नहीं गई। EFGH के अंदर मेरे ख्याल में आज भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि 6 से 8 महीने अभी भी उनके अवेलेबल रहते हैं। बिकॉज़ अभी भी जब मैंने देखा है तो मेरे पास सितंबर 2026 की पेमेंट जो G और F ब्लॉक की रहती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनीहा। और सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते और क्यों? मैं तो हमेशा आप कहाँ वहाँ करते पे इन्वेस्टमेंट करता जहाँ पे मुझे 110% श्योरिटी होती कि ये चीज़ डिलीवर हो जाएगी। सो मैं वहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट करता बिकॉज़ जब मेरी इन्वेस्टमेंट डिलीवरी के बगैर होगी तो वो कभी भी पे ऑफ नहीं करेगी। सो जहाँ पे जो डेवलपर आपको डिलीवर करके दे रहा है प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट उसकी अप्रूवल और डिलीवरी मेक श्योर करना है कि होनी हो। नेक्स्ट मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरा सवाल ये है कि हम एक लाइन में इत्तेहाद टोन को अदर सोसाइटीज़ से कैसे मुख्तलिफ कर सकते हैं? एक लाइन में यार एक लाइन में फ़ायदा इसी में है। आप इत्तेहाद में इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बाकी डेवलपर, लेकिन मुझे अपना ये पता है कि जो लोग मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिन चीज़ के लिए उन्होंने पैसे दिए होंगे उसके मुताबिक उनको वो चीज़ लाज़मी मिलेगी और टाइम से पहले मिलेगी। सर क्या आप मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से डेवलपर का प्रॉफिट कम नहीं हो जाता? बहुत कम हो जाता है। जितने ट्रांसपेरेंट होंगे, जितने बाय लॉज फॉलो करेंगे, जितने रेगुलेटर को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट आपका 50% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। ऑब्वियसली देखें वेस्टेज होती है, फिर आपको बाय लॉज के मुताबिक चीज़ें बनानी पड़ती हैं। सो हमेशा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जो चीज़ की है उस पे आप सारी ज़िंदगी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सर आपने इत्तेहाद टाउन जैसी बेहतरीन कम्युनिटीज़ बनाई हैं, तो आप खुद इत्तेहाद टाउन में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? मैं इत्तेहाद टाउन अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा मेरी बात सुन, इसमें ना एक टेक्निकल चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, मुझे इत्तेहाद टाउन बहुत पसंद है, लेकिन मेरी एक पर्सनल लाइफ है। मुझे लगता है अगर मैं इत्तेहाद में घर बनाऊंगा तो मेरी वो पर्सनल लाइफ भी खत्म हो जाएगी। हाँ। मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए। हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट लाजमी इत्तेहाद में कर रहा हूँ और मेरी अपने प्लॉट्स भी हैं, लेकिन मैं रह क्यों ना रहा? अगर मेरा वहाँ पे घर होगा तो वो जितनी भी कम्युनिटी या सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने शाम को जब भी उनकी लाइट जाएगी तो मेरे घर के सामने खड़े होंगे। नहीं सो तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कहीं ना अपने कहीं ऑफिस में रहने की बड़ी बात है। मैं 24/7 जॉब कर रहा हूँ इस वक्त भी, रात को 1-1 2-2 बजे तक। और ये क्रेडिट राहील साहब को जाता है कि जितना एग्रेसिवली वो चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं और जितनी कमिटमेंट्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो टाइम पे डिलीवर हो जाए। सो एक तो मेरे ऊपर वो टाइम कि जो मैं राहील साहब के साथ हर टाइम कनेक्टेड हूँ, फिर अगर मैं वहाँ रह गया तो मेरी तो फिर मेरे ख्याल में तलाक ही हो जाएगी। थैंक यू सो मच, इट वाज Pleasure. ग्रेट। और भाई एक लास्ट बहुत चीज़ है जो हम करके कंक्लूड करते हैं, हम लोग मुझे सबसे खुशी ये हुई कि आपके बच्चे जो बच्चे हैं ये सारे जितने भी हैं इन माशाल्लाह वेरी वेल और बड़ा ज़बरदस्त किस्म ने इन्हें लगता है होमवर्क किया, या तो माशाल्लाह। आपने इनको क्वेश्चन दिए या ये नहीं नहीं, बहुत खुद से, खुद इंटेलिजेंट है। खुद 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 आ, माशाल्लाह। मेरे ख्याल में मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ और बड़ा आपने जेन्युइन और बड़ा टू द पॉइंट डिस्कशन और क्वेश्चन किया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आमीन आप आमीन। लोगों के देख के मुझे अपने जवानी याद आ गई जब मैं भी इस स्टेज में था। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, आमीन। अपने कस्टमर को अपने लिए एक चीज़ याद रखें, जिस कस्टमर को आपने सर्व किया है और अगर वो दूसरी दफ़ा वापस आपके पास नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपके अंदर कोई फॉल्ट है। सो रिपीट कस्टमर जिन जिन लोगों के पास आता है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा सेल्समैन और वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जी। भाई हम लोग जब रियल्टर्स में व्हेनेवर वी हैव अ माइलस्टोन, हमारी सेल्स के माइलस्टोन है, सेपरेट एजेंट के है, तो भाई हम एक प्रैक्टिस करते हैं, हम ये बिल रैंक कहते हैं। ओए ठीक है, अब क्योंकि आपके साथ ये पॉडकास्ट को यहाँ पर टीवी साथ करना और इट इज़ एवर्स टॉक्स के इस पैटर्न पे, दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट, तो हमारे लिए ये माइलस्टोन है कि शेख जा सकते हुआ। थैंक यू। तो भाई एक बेल क्या आप बजा सकते हैं? इस बेल के बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू।